अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अब्सा कोमल। पुलवामा वाक़े पर भारत की जानिब से पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशियों और धमकियों का जवाब देते हुए DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा है कि पाकिस्तान के आज़ाद होने की हकीकत भारत आज तक तस्लीम नहीं कर सका। कुलभूषण की सूरत में भारतीय दहशत गर्दी का सबूत मौजूद है। हम खित्ते में अमन और मुआशी इस्तेहकाम की कोशिश कर रहे हैं, जबकि भारत में ये बातचीत हो रही है कि पाकिस्तान जंगी तैयारियां कर रहा है। हम जंग में पहल की तैयारी नहीं कर रहे, लेकिन दिफा हमारा हक है। जंग और बदले की धमकी भारत की तरफ से आ रही है। जारहियत का जवाब जारहियत से ही मिलता है। हमारे वजीर आजम ने भारत को वो पेशकश की जो पहले नहीं की गई। मेजर आसिफ गफूर का कहना था कि उन्होंने मजीद ये कहा कि 70 साल से कश्मीरी तशद्दुद का सामना कर रहे हैं। उनका मौत का खौफ ज़ाइल हो गया है। मौत का खौफ उतर जाए तो उसका कोई हल नहीं होता। 250 किलोग्राम बारूद एक दिन में जमा नहीं हो सकता। उन्होंने मजीद कहा कि ये भारत की इंटेलिजेंस की नाकामी है। पुलवामा हमले से मुताल्लिक ये गुफ्तगू की उन्होंने। इससे पहले वजीर आज़म इमरान खान ने भी भारत पर वाज़े किया कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो पाकिस्तान हमले का सोचेगा नहीं बल्कि कर देगा। ताहम जंग किसी भी मसले का हल नहीं है। इसी सारी सूरत हाल के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल से। सबसे पहला सवाल का आज का इस तरह से है, वजीर आजम के बाद पाक फौज का भी भारत को दो टोक जवाब, जंग की नहीं जारहियत का जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं DGISPR। आपके ख्याल में क्या अब भारत के जंगी जुनून में कमी आएगी, हाँ या नहीं? सबसे पहले इरशाद भट्टी साहब की तरफ जाएंगे। इरशाद साहब, एक वजीर आजम साहब का बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ आया और आज DGISPR ने और ज़्यादा वजाहत कर दी कि बिल्कुल एक ही पेज के ऊपर है। अब भारत का रिएक्शन किस तरह का होना चाहिए होगा? देखिए, जंगी जुनून में तो वक्त के साथ कमी आएगी, लेकिन ये जंगी जुनून भारत का हमेशा से था और हमेशा रहेगा। ये उनका एक ख़ास हथियार है जो वो इस्तेमाल करते रहते हैं हर वक्त हर दौर में। लेकिन बात वही जो आपने की कि वज़ीर आज़म की जैसे तकरीर टू द पॉइंट थी, फोकस थी और बर वक्त थी, ऐसे ही आज पाक फ़ौज का रद्द अमल टू द पॉइंट, फोकस्ड और बर वक्त था। DGISPR का कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि पहली चॉइस अमन है, उसके बाद आप जिस ज़बान में भी बात करेंगे आपको उसी ज़बान में जवाब मिलेगा। और उनकी इस बात में भी वज़न है कि पुलवामा जो इशू है पाकिस्तान पर, यह मामला इसलिए डाला जा रहा है कि एक तो मकबूजा वादी में जो तहरीक आज़ादी है अब वो आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है, और मकबूजा वादी के जो मकामी रहनुमा हैं वो भी कह रहे हैं कि आप इंगेज करें कश्मीरी लोगों को और उनको, और अगली नस्ल जो बुरहानुद्दीन वानी से आदल डार तक हैं इनको आप इस तरह ह्यूमिलिएट ना करें। फिर ये भी है कि भारत में इलेक्शन है, उसके हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि वो इलेक्शन सर पर है, उसके लिए भी उनको कोई चाहिए था। फिर वो जो पहले हम 2-3 बातें की थी, 2-3 आज उन्होंने और बताई कि जैसे सऊदी वली अहद का दौरा था इसलिए कुछ करना ज़रूरी था। अफ़गान इशू में पाक, अमरीका और अरब ममालिक, हत्ता कि रूस, हम एक पेज पे आ रहे थे इसलिए भी कुछ करना ज़रूरी था। पाकिस्तान का इमेज जो बड़ी मेहनत से भारत ने बनाया था कि दहशत गर्दों की पनाहगाह है और वो है, वो उसके थोड़े से अगेंस्ट जा रहा था। लोग तारीफ़ें कर रहे थे अफगान इशू पर हम बेहतर कर रहे हैं, तो वो भी एक बड़ा होना ज़रूरी था। कुलभूषण केस था, यूरोपीय यूनियन में मकबूजा वादी में भारतीय इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर होने वाला इजलास था, और FTF इजलास था। करतारपुर राहदारी का 2 हफ्तों बाद भारत में अगला इजलास होना था, एक मीटिंग होनी थी, वो भी उन्होंने वो सबोताज कर दी इस चक्कर में। और PSL का भी एक फैक्टर था। तो देखिए, ये भी ठीक है कि आप पाकिस्तानी और पाकिस्तानियों से तो दुश्मनी कर लें, मगर इस खित्ते के इंसानियत से दुश्मनी ना करें। और बिल्कुल ये एक हकीकत है और ये भारत को समझना चाहिए कि ना पाकिस्तान कल का गुजरा पाकिस्तान है, ना उनकी फ़ौज कल की गुजरी फ़ौज है। जहाँ तक ये है कि जब पुलवामा बगैर यानी इधर पुलवामा हुआ उधर उन्होंने हम पे डाल दिया, और अब इसमें नाकाम होने के बावजूद भी वो मुसलसल काम किए जा रहा है। तो ये जंगी जुनून बयानबाजियों में, उनके कौलो फेल में, और जहाँ तक हो सकेगा वो जारी रहेगा, इसमें कोई कमी नहीं आएगी। आनी तो चाहिए, लेकिन उनका तर्ज अमल के ऊपर आप बात करें। शाह साहब, महमल आपकी तरफ आएंगे। महमल, जो बात आज DGISPR ने भी की है एक बार फिर से कि जब भी पाकिस्तान में कोई अहम इवेंट होने वाला होता है तो इस तरह के मामला पेश आते हैं, अब ये और कितनी वाज़ेह हो गई है ये बात? देखिए, अब इस पर मैं नहीं का ऑप्शन लूँगी,
और जो उन्होंने डीजी आईएसपीआर ने आज उनकी वैसे प्रेस ब्रीफिंग बड़ी सोबर थी, उन्होंने भी काफ़ी टू द पॉइंट ही बातें की हैं वज़ीर आज़म के ख़िताब की तरह, और अच्छा रिस्पांस था मेरे ख्याल में कि कोई ये जंगी जुनून वाला नहीं है, बट सिंपल सी बात ये है कि अगर आप कुछ करेंगे तो फिर हम भी जवाब देने की सकत रखते हैं। अच्छा, भारत में मेरी चंद लोगों से बात हुई इस चीज़ के हवाले से कि किस किस्म का रिस्पांस आएगा और अभी तक क्यों नहीं कोई डिसाइड किया गया। तो उन्होंने कहा कि पहले वही सऊदी वली अहद का भारत का भी दौरा था, फिर नरेंद्र मोदी ने सोल जाना था, वो वहाँ से वापस आएंगे, तो इसके बाद अब वो कुछ डिसाइड करेंगे, क्योंकि भारतीय सहाफ़ियों के मुताबिक कोई ना कोई मिलिट्री रिस्पांस इंडिया देगा, और वो इसको दो तरीके से देख रहे हैं। वो कह रहे हैं एक तो हो सकता है कि कोई यही एलओसी के ऊपर जिस तरह की चीज़ें होती हैं उस तरह की कोई हो टेंशन वगैरह, लेकिन दूसरा वो इस चीज़ को ये कह रहे हैं कि अभी तक भारत के इलेक्शंस की डेट अनाउंस नहीं हुई, वो मार्च में अनाउंस होनी है। तो ये भी हो सकता है कि जब एक दफ़ा इलेक्शंस की डेट अनाउंस हो जाए उसके बाद कोई ये मिलिट्री एक्शन करें पाकिस्तान के खिलाफ, और फिर मोदी जो है वो इलेक्शंस थोड़ा सा डिले कर दे, 1 या 2 महीने या 3 महीने, जो कि मोदी और बीजेपी सरकार के हक में जाएगा अगर इलेक्शंस डिले होते हैं। तो ये भी बहुत एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो मेरी भारतीय सहाफ़ियों से बात हुई है, उन्होंने ये मुझे बात की, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। दूसरी चीज़ ये देखिए, अब सा भारतीय जुनून तो कम नहीं हो रहा, लेकिन मैं आपको चीज़ें बताऊं। आप अगर इंडिया और सऊदी अरब की जॉइंट स्टेटमेंट पढ़ लें, आप यूएनएससी की स्टेटमेंट पढ़ लें, आप एफएटीएफ की स्टेटमेंट पढ़ लें, तीनों ने इस तरह स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कहा है। यूएन हमेशा इंडियन हेल्थ टेरिटरी या इस तरह इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर की बात करते हैं। ये भी एक बड़ा सिग्निफिकेंट है, ये एक तरह से भारत के लिए डिप्लोमेटिक जीत है कि सऊदी अरब भी स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कह रहा है, और यूएनएससी भी यही कह रहा है, और एफएटीएफ ने भी बड़ी सख्त स्टेटमेंट दी है। और अभी पाकिस्तान ने सितंबर तक रहना है ग्रे लिस्ट में, रिव्यू हो रहा है अभी, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि आया कि ब्लैक लिस्ट में करना है कि नहीं। लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स है। पाकिस्तान ने हाफिज सईद की तो ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ जो है उन्होंने कर दिया, उनको दोबारा से बैन कर दिया है, लेकिन मैंने सुनने में ये आया है रिपोर्ट्स के मुताबिक कि शायद जैश ए मोहम्मद के ऊपर भी कोई एक्शन पाकिस्तान की गवर्नमेंट ले, ताकि लगे ऐसे कि हम कुछ करें, क्योंकि ये एफएटीएफ और इंटरनेशनल प्रेशर का डर जरूर है, और इंडिया की एक तरह से डिप्लोमेटिक जीत भी ये है। सही। तो बाबर साहब, एक तरफ जो महमल बातें बता रही हैं और खास तौर पे वो भारत के जो सहाफ़ियों की तरफ से जो तबसरे किए जा रहे हैं उसका भी जिक्र कर रही हैं, उसको देखते हुए आपको यही लगता है कि इंडियन रिएक्शन जो होगा वो उनके इलेक्शंस के ऊपर ही वो प्ले करेंगे, उसकी टाइमिंग्स उसी हवाले से होंगी? इंडिया को और इंडियन गवर्नमेंट को ऑब्वियसली फेस सेविंग तो चाहिए। इतना ज़्यादा आपने वॉर हिस्टेरिया स्टार्ट किया, उसके बाद आप ये तो नहीं कह सकते कि हम कुछ भी नहीं करेंगे। अब आप इलेक्शन में भी जा रहे हैं। एक तो इस वॉर हिस्टेरिया का अपना भी, अगर कुछ भी नहीं करते फिर भी अगर इलेक्शन की तरफ आप जाते हैं तो वो उस हेट के ऊपर जिसके ऊपर उन्होंने पिछली दफ़ा इलेक्शन लड़ा, अगर इस हेट्रेड के साथ भी जाते हैं तो गवर्नमेंट को और मोदी को फ़ायदा होगा इसका। सो ये जो आप रेबल राउजिंग कह लें या जो भी, ये जो गुस्सा और ये करना, हेट्रेड, ये उसे सियासी तौर पे फ़ायदा दे रही है। पाकिस्तान का इस वक्त ऑब्जेक्टिव क्या है? पाकिस्तान का बड़ा सिंपल ऑब्जेक्टिव है कि हम इंडिया को डिटर करें कि कोई एडवेंचर ना करें। पिछली दफ़ा उन्होंने कहा कि जी हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, जो भी उन्होंने किया बॉर्डर के करीब, बॉर्डर के ऊपर, उसके बाद डीजीएमओ ने उनके यहाँ पे शायद कॉल किया और उन्होंने कहा जी हमने जो कुछ करना था हमने कर लिया, मज़ीद कुछ नहीं करना चाहते, तो आप भी एस्केलेट नहीं, यानी एक लिहाज से सिग्नल था कि आप एस्केलेट नहीं करें क्योंकि जो कुछ होना था हो गया। तो पाकिस्तान इस दफ़ा वार्निंग शॉट्स फायर कर रहा है कि जनाब अगर आपने एस्केलेट करने की कोशिश की है तो जो स्मॉल आर्म फायरिंग शायरिंग है वो तो एलओसी के ऊपर चलती रहती है, लेकिन आप मोटर्स यूज़ करें, आर्टिलरी यूज़ करें, या आप इस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक की कोई बात करें, अगर आप इस तरह का कुछ भी करेंगे तो हम आगे से जवाब देंगे। हम जवाब देंगे तो फिर वो एक चीज़ ट्रिगर होती है, उससे दूसरी चीज़ ट्रिगर होती है, तीसरी, फिर और वही बात जो इमरान खान ने अपनी स्पीच में कही थी कि स्टार्ट तो आप कर सकते हैं लेकिन वो फिर कहाँ जाके रुकेगी ये किसी के कंट्रोल में नहीं रहता, अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो इस वक्त पाकिस्तानी स्टेट की तो पूरी कोशिश ये है कि ये कोई हम किसी इस तरह की चीज़ में नहीं चले जाएं जहाँ पे हमें
आगे से डिटर करना पड़े और उसके बाद फिर वो कोई एक्शन करें, हम एक्शन करें, इनएडवर्टेंटली कोई चीज स्टार्ट हो जाए। और प्राइम मिनिस्टर की स्पीच का भी यही मकसद था, इस स्पीच का भी यही मकसद है। ऑब्वियसली इंडियंस भी ऑब्जेक्टिवली सारी चीज को एनालाइज कर रहे होंगे और वो देख रहे होंगे। पब्लिक स्टेटमेंट्स अलग बात है, लेकिन जब आप स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो उसमें आप ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं। सही। तो ये वॉर हिस्टेरिया बंद नहीं होएगा इलेक्शन तक, लेकिन हो सकता है कि एडवेंचरिज्म ना हो, एडवेंचरिज्म ना हो। मजहर साहब, यही बात जो बाबर साहब कह रहे हैं कि जंग किसी मसले का हल नहीं है, लेकिन अगर आप कुछ करेंगे तो हम उसका जवाब देंगे। ये तो पाकिस्तान के अब डीजी आईएसपीआर और वजीर आजम दोनों की तरफ से जो बात की गई है, ये किसी हद तक क्लियर होगी भारत में। अगर सबको नहीं तो कम से कम जो सेन एलिमेंट्स वहां पे पाए जाते हैं उनको ये बात समझ आएगी कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो। देखिए, ऑप्शन तो मैं भी नहीं करूँगा। अगर आप इस वक्त इंडिया के मीडिया को देखें तो मुझे ऐसा लगता है टेलीविज़न को देखने से जैसे वॉर न्यूज़ रूम बनाया हुआ है उन्होंने। यानी आप सारे चैनल्स को उठा के देखें, उसके बैकग्राउंड में देखें तो आपको लगेगा जैसे वॉर रूम्स बने हुए हैं इस वक्त इंडिया के मीडिया। देखिए, एक तरफ जुनून है और दूसरी तरफ सुकून है। आप प्राइम मिनिस्टर की तकरीर उठा के देख लें, आप DGISPR की तकरीर उठा के देख लें, आप जनरली पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल देख लें, और उसकी एक बुनियादी वजह है कि भारत में जो जुनून है वो जुनून उनकी सियासत का हिस्सा बन गया है। और वो जो सूरत हाल है इंतहा पसंदी की, वो उस इंतहा पसंदी को वहाँ सियासी हिमायत हासिल है, इसलिए इलेक्शन के करीब जुनून बढ़ता है वहाँ। इसलिए इलेक्शन के करीब पाकिस्तान एंटाई पाकिस्तान जो है वो बयानिए को और ज़्यादा तक़वियत दी जाती है, इसलिए कि वो उनकी सियासत का जुज़ बन गया है। चाहे वहाँ ख़ासतौर पे बीजेपी के आने के बाद ये बहुत ज़्यादा चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं। उसके मुकाबले में पाकिस्तान में आपको सियासी तौर पे, चाहे वो अपोजिशन हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, कोई भी जमात हो, बरसर इख्तिदार हो या अपोजिशन की हो, उसके अंदर वो हिस्टीरिया नहीं होता, कभी भी किसी भी वक्त में नहीं होता। वो बिल्कुल जब भारत कोई बात करता है तो जवाब ज़रूर आता है, तगड़ा जवाब आता है, लेकिन उससे ज़्यादा चीज़ नहीं होती। यहाँ चीज़ें बड़ी उस लिहाज से कंट्रोल भी हैं, कंपोज भी हैं। यहाँ अगर आज भी इस सिचुएशन में भी अगर वहाँ के इंडियन आर्टिस्ट को यहाँ आएगा तो उसके साथ बदसलूकी नहीं होगी, बिल्कुल किसी भी सूरत में। वर्स्ट सिचुएशन में भी नहीं हुआ माजी में उसमें। तो उसकी एक बुनियादी वजह यही है कि यहाँ सियासी तौर पे लोगों में वो जो शऊर है इस चीज को, उसके अंदर कहीं जुनून, उस लिहाज का जुनून नहीं शामिल है जो हमें भारत में नजर आता है। बिल्कुल। और सियासी जमातें भी, ऑपोजिशन और हुकूमत, सब एक पेज पे हो जाते हैं जब भी इस तरह की कोई बात होती है। न्याजी साहब, भारत जो है वो पानी पाकिस्तान का बंद करने की धमकी भी दे रहा है। इस पे अगर अमल दरामद करता है तो फिर क्या मामलात बनेंगे, किस तरह का रद्द अमल पाकिस्तान दे सकता है और कितना फर्क पड़ेगा, हमें पड़ सकता है इससे? देखिए जी, जंगी जुनून तो भारत का बिल्कुल ही जो है ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने बड़ा ये कैलकुलेटेड स्टार्ट किया है। और इस जो आखिरी जो वाक़या हुआ है उसके बारे में तो बिल्कुल एक ख़त्मी ऑलमोस्ट कॉन्सेंसस डेवलप हो गया है, कम से कम जो न्यूट्रल हल्के हैं, कि ये भारत जो है उसके कहीं ना कहीं वो एक उसकी कॉम्प्लिसेंसी थी, या उसने उसका जिसको कहना चाहिए कि जो रोका जा सकता था उन्होंने नहीं रोका और इसको होने दिया है। उनका ख्याल ये था कि जब ये वाक़या हो जाएगा तो उसमें एक जो बहुत बड़ा एक ताश आएगा या पूरी दुनिया जो है वो हिल के रह जाएगी, तो हमें जो उनके जो हिडन या मलफूफ अज़ाइम होंगे वो उसको एक अंजाम तक पहुँचाएँगे। ये पानी वाली बात जो आपकी की है मेरे नज़दीक ये इररिलेवेंट है। असल चीज़ ये है कि ये भारत जो है पिछले 87 से लेके जब से जिसको कहना चाहिए कि ये कोई 5वां या 6वां मौका है कि जो उन्होंने ये जो जंग हिस्टीरिया जो है वो जो हाइप जो है वो पैदा किया, उसको पीक पे ले गए। 87 में भी ज़ियाउल हक ने क्रिकेट डिप्लोमेसी के बहाने भारत गए और राजीव गांधी के कान में अब वो किताब में छप चुका है सारा अकाउंट, तो और भारत में छपा है। जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो साथ थे उन्होंने बताया कि उन्होंने उसमें कान में कहा कि अगर आपने ज़रा बराबर जो ऑपरेशन ब्रेस्ट तक था और 4.5 लाख फौज जो है पाकिस्तान के अंदर घुस के उस वक्त वो पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करना चाहते थे, उन्होंने कहा कि आए
तो हम आपको फ्लाग कर देंगे। फिर 2002 के अंदर जनवरी में दोबारा इसी तरह जंग का माहौल पैदा हुआ तो मुशर्रफ ने फिर यही डेटरेंट यूज़ किया और उन्होंने बताया कि जी कि हम जो है, उन्होंने 12 जनवरी को तकरीर की, फिर मई में ये बयान दिया कि हम ऑल आउट न्यूक्लियर वार के लिए जाएंगे। फिर उसके बाद जब भी इन्होंने नया एक डॉक्ट्रिन किया कि जी कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन, जिसमें यह कहा था कि हम एक ब्लिट्जक्रीग करेंगे और एक ऑन एंड फॉरन जाएंगे और कन्वेंशनल वार के जरिए पाकिस्तान के तहस नहस कर देंगे, चाहे वो उसको आप सर्जिकल स्ट्राइक करें या ब्लिट्जक्रीग के, हम उसमें वो करेंगे। अब आके ये उसी के तसलसल में ये आखिरी दफ़ा है। इसमें एक सीरियस चीज़ है जो हम नोट नहीं कर रहे। मदर साहब ने एक और एंगल से थोड़ा सा एड्रेस किया है, वो ये है कि उनके हलकों के अंदर खसूसन जो ये जो आर्मी चीफ है, ये जिसने कहा है कि जी ये 2016 में इन्होंने कहा था कि हमारा कोल्ड स्टार डॉक्टर उन्होंने ऑफिशियली ख़त्म किया था, इसने आगे बयान दिया जैसी चीफ बना कि उसने कहा नहीं ख़त्म हुआ। तो इनके ख्याल में यह है कि वो ये रिस्क लेना चाहते हैं कि पाकिस्तान का जो एक न्यूक्लियर बर्फ डेटरेंट है, इसको हम जो है कॉल करें। ये एक ऐसी ख़तरनाक चीज़ है कि वो ये समझते हैं कि शायद पाकिस्तान ये नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान ने DGISPR के जो आज का स्टेटमेंट है उसमें लाउड एंड क्लियर है और कि हमने जो डेटरेंट जो अपना ये रखा हुआ था एक लेवल उसका डेटरेंस का या उसको अपने रेस्ट्रेन का, वो लोअर कर दिया पाकिस्तान ने। कि अब हम मजीद थोड़ी सी मदद जो गुंजाइश थी वो भी उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने यही कहा कि हम रिटेलिएट नहीं करेंगे, रिटेलिएट का सोचेंगे नहीं, अमल करेंगे, रिटेलिएट करेंगे। और ये DGISPR ने ज्यादा वजाहत से आज बयान दिया, क्लियर कर दिया DGISPR ने भी। आपके ख्याल में आप सब समझते हैं कि काफ़ी मौसर आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बड़ा अच्छा उनकी तरफ से जवाब दिया गया है। और लेकिन न्याय साहब आप कह रहे हैं कि सोची समझी साजिश के तहत ये रवैया भारत ने अपनाया हुआ है, जंगी जुनून नहीं होगा सबके ख्याल में। ये जुनून नहीं है, ये कहीं जिले के जाना चाहता है क्योंकि उसमें चॉइस कम होती गई है पूरा मुल्क जो है। और एक और बात है, इतना बड़ा कॉन्सेंसस जो है पिछली कई दफा पे इस तरह नहीं है जिस तरह भारत में पूरी सारी से पॉलिटिकल पार्टीज जो है और जो बेचारे खिलाफ करने वाले जो अक्लमंद लोग हैं उनकी आवाज दब गई है, खाने ही नहीं दी जा रही है, वो सियासतदान हो, सेलिब्रिटीज हो या फिर सहाफी। ठीक है, टाइम नहीं है इस पे और बात करने के लिए। लाहौर हाईकोर्ट का रमजान शुगर मिल और आशियाना हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल का तफसीली फैसला सामने आ गया है। अदालत ने कहा है कि रमजान शुगर मिल केस में शहबाज शरीफ के अलावा हमजा शहबाज और साबिक MPA मौलाना रहमतुल्लाह का नाम भी मुल्जिमान के तौर पर दर्ज किया गया है। साबिक MPA मौलाना रहमतुल्लाह को तो नैब ने गवाह बना लिया था, ताहम हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं की गई, जबकि नैब शहबाज शरीफ की जमानत न होने पर बजिद है। इस केस में नैब ने शहबाज शरीफ के कमीशन लेने या किकबैक्स के हवाले से कोई सबूत फराहम नहीं किया। ताहम शहबाज शरीफ को रमजान शुगर मिल्स केस में जमानत दी जाती है, यह अदालती कार्रवाई है। दूसरी तरफ आशियाना हाउसिंग स्कीम केस में कहा गया है कि कोई भी सरकारी अराजी केस किसी भी शख्स या कॉन्ट्रैक्टर के नाम पर ट्रांसफर नहीं की गई। शहबाज शरीफ के खिलाफ फंड्स के गलत इस्तेमाल या इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के सबूत फराहम नहीं किए गए, ताहम इस केस में भी जमानत मंजूर की गई है। गुज़श्ता रोज वफाकी काबीना ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने की मंजूरी दी थी, जबकि ज़राए वज़ारत दाखिला का कहना है कि तवक्को है कि आज किसी भी वक्त काबीना की समरी मौसूल हो जाएगी, जिसके बाद शहबाज शरीफ का नाम ECL पर डाला जाएगा। एक तरफ अदालती कार्रवाई है, दूसरी तरफ वफाकी काबीना की तरफ से जो बातचीत की गई है। सवाल रखेंगे अपने पैनल के सामने। सवाल इस तरह से है, लाहौर हाई कोर्ट का रमजान शुगर मिल और आशियाना हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल पर तफसीली फैसला जारी। महज इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के इल्ज़ाम पर शहबाज शरीफ की जमानत नहीं रोकी जा सकती। अदालत, क्या अपोजिशन लीडर का नाम अब भी ECL में होना चाहिए, हाँ या नहीं? सबसे पहले बाबर सत्तार साहब की तरफ जाएंगे। बाबर साहब, अदालती कार्रवाइयों को देखते हुए आप क्या समझते हैं? देखिए, मैं तो कई दफ़ा ये बात कर चुका हूँ आपके प्रोग्राम के ऊपर कि ECL एक अब्यूज़ का इंस्ट्रूमेंट है और खाली लोगों को तंग करने के लिए उसे डाला जाता है ECL के ऊपर। अब यहाँ और अरेस्ट भी सो एक लीडर ऑफ द अपोजिशन है, ये अकल समझ में बात नहीं आती कि आपको उसे अरेस्ट करने की क्या ज़रूरत पड़ी, या फॉर दैट मैटर कल हमने बात की कि सिंध असेंबली के स्पीकर को अरेस्ट करने की क्या ज़रूरत पड़ जाए आपको, अगर आपने खाली इन्वेस्टिगेशन करनी है। आपने इन्वेस्टिगेशन की और इन्वेस्टिगेशन ऑब्वियसली ट्रायल नहीं हो रहा था उनका हाई कोर्ट के अंदर, खाली बेल की बात थी, लेकिन जो प्रिलिमिनरी जायज़ा लिया अदालत ने बेल की स्टेज के ऊपर, बिल्कुल आप फैक्ट्स की डिटेल में नहीं जा सकते, मटेरियल की डिटेल में नहीं जा सकते, लेकिन एक बिल्कुल सतही सा देखते हैं आप
लेकिन उस सतही देखने के बाद जो जजमेंट है वो हमारे सामने है, जिसमें वो कह रहे हैं कि कोई भी चीज़ प्रूव नहीं होती, पैसे लेन देन इसमें प्रूव नहीं होता, कोई लॉस किसी को नहीं हुआ, ऐसा स्टेट को नहीं हुआ। आप ये बात कह रहे हैं कि जो उन्होंने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया वो अब्यूज ऑफ पावर है, इसके ऊपर आपने पूरा मुकदमा कायम किया हुआ है। तो नैब तो एक एंटी करप्शन का इदारा है ना, और ये बड़ी प्रॉब्लम है, नैब की भी ये प्रॉब्लम है और हमारे ऑडिटर जनरल के इदारे की भी ये प्रॉब्लम है कि वो सेकंड गेस करते हैं। एक टाइम पे बेशक ब्यूरोक्रेट हो, बेशक मिनिस्टर हो, उसने एक फैसला करना है जो उसके सामने इंफॉर्मेशन है। आप फैसले से एग्री करें डिसएग्री करें एक बात है, लेकिन उस डिसएग्रीमेंट के बेसिस के ऊपर फिर आप प्रिज्यूम करते हैं कि जी इतना नुकसान हो गया कौमी खजाने को, और उस बेसिस के ऊपर आप करप्शन का मुकदमा बना देते हैं। इस वजह से पार्टली हमारी ये ब्यूरोक्रेसी भी काम करने से इनकार करती है कि जनाब ना फैसला करना ज़्यादा बेहतर है फैसला करने से। इसी तरह ECL है, अब बेल उन्हें मिल रही है, वो क्या भाग जाएंगे? और अगर भाग जाएंगे तो बड़ी अच्छी बात होगी, खुद एक्सपोज होंगे, अपनी पार्टी को एक्सपोज करेंगे, लेकिन आप कहते नहीं हम उन्हें ECL पे डालेंगे। तो ये अनफॉर्चुनेटली हम कानून को एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ अब्यूज यूज़ करते हैं इस मुल्क में। हम पहले भी करते आए और आज भी कर रहे हैं, और ये हमारी कैबिनेट ने उसी ट्रेंड को कंफर्म किया है, ये कह के कि जी नहीं शहबाज शरीफ को हम ज़रूर ECL पे डालेंगे ताकि हम तंग करते रहें। सही। इरशाद साहब, जिस तरह से बाबर साहब बात करें कि अदालत तो वाजे कह रही है ये बात, लेकिन वफाकी काबीना बज़िद है इस बात पे कि ECL में नाम डाला जाएगा। ECL के कानून को लेकर सियासत की जा रही है PTI की हुकूमत की तरफ से। देखिए, एक तो हिस्ट्री भी है कि जैसे डार साहब गए, हसन हुसैन साहब गए और सलमान साहब गए और वापस ही ना आए, और एहसन इकबाल साहब की भी एक हिस्ट्री है कि उन्होंने असद दुरानी का नाम अगले दिन ही डाल दिया, और और डार साहब, हसन हुसैन और बाकी सारों के नाम उन्होंने डाले ही नहीं। नवाज शरीफ साहब का और मरियम का भी कहा गया था, उन्होंने नहीं डाला। बाकी हम गरीबों के लिए कवानीन सुतीली माँ की तरह होते हैं, अल्लाह के फजल से हमारा कभी कोई डिस्कस नहीं होता। चौधरी निसार ने कहा था कि मियाँ बीवी की लड़ाई होती है और ECL पे नाम डाला जाता है, बाकी हज़ारों का कुछ नहीं होता। और लेकिन मैं इस हक़ में नहीं हूँ। शहबाज शरीफ साहब ने भाग नहीं जाना था, रपोश नहीं हो जाना था, उनका कोई ज़रूरत नहीं थी डालने की, और उनके पास फोरम अभी मौजूद हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। जैसे जुल्फ़ी बुखारी ने हाई कोर्ट से नाम निकलवा लिया, असद दुरानी, जनरल असद दुरानी हाई कोर्ट में मौजूद हैं, या एक और फोरम भी है कि अगर कोई मुकमुका हो जाए तो लियाकत जतोई की तरह जा आ सकते हैं। लेकिन आशियाना केस को ले लें जी, इसमें बड़ी मज़े की बात है। एक तो हैरानगी ये बात है कि हुक्म देने वाले शहबाज शरीफ साहब और फवाद हसन फवाद की ज़मानत हो जाती है, और अमल दरामद करने वाले आद चीमा व दीगर लोगों की ज़मानत नहीं होती। अगर जुर्म हुआ है तो सबकी ज़मानतें होनी चाहिए थी, अगर जुर्म नहीं हुआ तो सबकी जुर्म नहीं हुआ तो सबकी ज़मानतें हो जानी चाहिए थी, जुर्म हुआ तो सबकी नहीं होनी चाहिए थी। फिर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बरक्स केस को मेरिट डीमेरिट को डिस्कस किया गया, जमानत को नहीं डिस्कस किया, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई हालात भी नहीं थे कि उन्होंने जमानत दे दी। रमज़ान शुगर मिल को ले लें, ये वो मिल है जो शहबाज शरीफ साहब को वरासत में मिली, उन्होंने हमजा को दी, हमजा ने सलमान को दे चुके। 1990 में इन्होंने 18 माह का कहा था कि हम 18 माह में NOC इस बुनियाद पे लिया था कि हम एक नाला बनाएंगे 9-10 किलोमीटर का, और ये आपको 18 माह में बना के दिखाएंगे। उसके बाद इन्होंने ज़मीन में पॉन्ड्स कर दिए, वो किया। उसके बाद जब पॉन्ड्स फुल हो गए तो फिर ज़मीनों में सुराख किए, सुराख कर करके बड़े बड़े उसमें डाला। जब लोगों ने वहाँ शोर मचाया कि हमें बीमारियाँ लग रही हैं, हम ये खुदा के लिए ना करें, ज़ेर ज़मीन पानी में ना मिलाएं, तो फिर इन्होंने एक मकामी MPA के ज़रिए मंसूबा बनाया, 21 करोड़ का ये नाला बना। शुगर मिल, डेयरी जो इनकी है वो, और पावर प्लांट का वेस्ट, 8-10 जिन गाँव के 8-10 गाँव के नाम पर ये नाला बना था, उनका तो पानी अभी भी छप्पड़ में है, लेकिन इनका वो जाया जा रहा है। तो ये भी है। और इसमें एक मजे की बात है, हर स्कीम में होता है कि अप्रूव, इसमें वाहिद थी कि जो शहबाज शरीफ ऑफिस से लिखा गया था अप्रूव एंड एग्जीक्यूट। तो फिर भी ठीक है जी, अगर आप ऐसे ही करते हैं, आपका ही सारा कुछ है, ये मुल्क आपने चरागाह बनाया हुआ, नाला बना हुआ है, जहां से दिल चाहते वेस्ट निकाले। सही। न्यायी साहब, ये जो डर पाया जाता है, हम पहले भी एक दफ़ा इस पर गुफ्तगू कर चुके हैं, लेकिन इस करंट सिचुएशन के ऊपर आप इस पर कमेंट कीजिएगा कि चले जाएंगे मुल्क से बाहर, जिस तरह इसहाक डार साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब के ऊपर ये चीज़ फिट आती है कि वो चले जाएंगे, ECL में नाम डाला जाए उनका? आपका जो सवाल है वो ये है कि ECL में नाम होना चाहिए, बहुत कुछ होना चाहिए, और बहुत कुछ नहीं हो पा रहा। अब इस बहस में पड़े बगैर
अब एक बात तो ये है कि मुझे बड़ी अच्छी हुई है कि हमारे अब हम ये अदालत पे जो हमारे रिजर्वेशंस हैं उसमें भी एक कॉन्सेंसस हमारे पैनल का होता जा रहा है, और अदालत से जो है लगता ही है कि उनके फैसलों के ऊपर जो है हमारी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसके अंदर एक पुख्तगी आती आ रही है, और हर बंदा जो है खिसक से खिसक के वो अदालत के फैसलों पे तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर कर रहा है। लेकिन अदालत ने जो है ना जो अपने फैसले में लिखा है उसमें यही चीज़ें डिस्कस की हैं कि उन्होंने कहा जी कि ये नैब ने ये साबित नहीं किया, करप्शन साबित नहीं की, कमीशन साबित नहीं किया, कोई इस तरह की बात नहीं की। मैं ये नहीं कह रहा हूँ या नहीं, ये अदालत का अपनी ये आज तफसीली फैसला है, उसका एक एक लाइन बोल रही है। ठीक, मजहर साहब, नैब ने करप्शन, किकबैक्स, अब्यूज ऑफ पावर अभी कुछ साबित नहीं कर सका अदालत में। वाजे है ये, अगर अदालत की जजमेंट पढ़ी जाए तो उसके बाद फिर क्या हैसियत रह जाती है इन रेफरेंसेस की, और वफाकी काबीना जो कह रही है नाम ECL में डाला जाए उनका? नहीं, पहली चीज़ तो ये कि देखिए अभी इन्वेस्टिगेशन और भी शायद केसेस में हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, मेच्योर्ड चीज़ें हुई हैं, नहीं हुई हैं, उससे कतई नज़र देखिए एक मज़े का वाक़या आपको सुना देता हूँ जो मेरे साथ हुआ। ये कई साल पहले की बात है। एक डेलीगेशन के साथ हम जा रहे थे नेपाल, सबकी क्लियरेंस हो गई, मुझे रोक लिया उन्होंने कहा जी आपका नाम ECL पर है। अच्छा, थोड़ा तो मैंने सोचा, मैंने कहा चेक करें। उन्होंने कहा नहीं, ये चेक किया, आपका नाम ECL पर है। तो मुझे थोड़ी सी हंसी आ गई, तो वो जो इमिग्रेशन ऑफिसर था उसने कहा आप हंस क्यों रहे हैं? मैंने कहा इसलिए कि मैं समझ गया कि जिसका नाम ECL पर है वो मुल्क से बाहर है। वो मुझे मिक्स कर रहे थे पीर मज़हरुल हक से। तो ये तो आपके इमिग्रेशन का हाल है। देखिए असल चीज़ ये है कि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब की जो पोजीशन है उसमें अगर अव्वल तो अभी तक उन्होंने ये ख्वाहिश जाहिर नहीं की है बाहर जाने की। आपने ECL पर डाल दिया इसलिए कि गवर्नमेंट का गवर्नमेंट ने एक पोजीशन ली हुई है। आप सुन लें, इमरान खान की तकरीर सुन लें, बाकी लोगों की तकरीरें सुन लें, तो उनकी एक पोजीशन है कि जी हम किसी को भागने नहीं देंगे उनके बकौल। लेकिन अगर शहबाज शरीफ साहब बाहर जाना चाहेंगे और ECL पे उनका नाम होगा तो वो कोर्ट से अप्रोच कर सकते हैं। कोर्ट को आप डॉक्टर आसिम पे 462 अरब रुपए का है, वो 1 महीने की कोर्ट ने उनको मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त दे दी। इसी तरीके से कुछ और लोग भी गए हुए हैं, लियाकत जतोई जाते हैं आते हैं, और भी लोग हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि गवर्नमेंट अपने तौर पे वो नहीं चाहती किसी का नाम पीपल्स पार्टी और इनमें से किसी का नाम ECL से हटे। लेकिन अगर शहबाज शरीफ साहब को मुल्क से बाहर जाना है और वो इलाज के लिए जाना चाहते हैं तो वो कोर्ट को किसी भी वक्त अप्रोच कर सकते हैं। दूसरी बात जो न्याजी साहब ने की मुख्तसरन, देखिए अगर गवर्नमेंट का तो काम था कि वो एक नेशनल यूनिटी क्रिएट करती, लेकिन अगर वो नहीं भी कर रही और वो इसी पोजीशन पे हैं तो मेरा ख्याल है अपोजिशन का भी रवैया दुरुस्त नहीं है। अपोजिशन को इस एजिटेशन को एक तरफ रख के इस वक्त अगर अपोजिशन इस मसले पे कोई करारदाद लाती, पहले ये करारदाद लाते, पहले इत्तेफाक राय से ये अपनी एक नेशनल यूनिटी को शो करते, चाहे वो सिंध असम्बली हो या कौमी असम्बली हो या बाकी दीगर असम्बलियाँ हों, करारदाद लाते, मुत्तफ़िक़ा करारदाद लाते, और उसके बाद जो भी एजिटेशन आपने बाकी चीज़ों पे करना है वो करते रहते। लेकिन अगर कौमी असम्बली का सेशन इस वजह से नहीं हो पा रहा, सिंध असम्बली में इस तरह की सूरत हाल है, पंजाब असम्बली में, तो ये मेरा ख्याल है नेशनल यूनिटी के लिए बहुत ख़राब है, और इसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट भी है और अपोजिशन भी है। महमल, जो बात महमद साहब कह रहे हैं कि सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं थी, अपोजिशन को भी अपना रोल इसमें करना चाहिए था, इस पर क्या कहेंगे आप? जी, अब से पहले तो खैर मैं नहीं का ऑप्शन लूँगी कि लीडर ऑफ अपोजिशन को बिल्कुल नहीं होना चाहिए ECL पे। और मैंने पहले भी एक दफ़ा ये वाक़या सुनाया था कि अभी साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी जब सोल जाना था उन्होंने वर्ल्ड लीडर समिट के लिए, अभी लाहौर एयरपोर्ट से उनको वापस कर दिया गया। उन्हें बताया गया आपका नाम ECL पे, और उनको इस चीज़ का पता भी नहीं था। हालांकि उन्होंने अदालत को बताया हुआ था कि मैंने जाना है और उन्होंने इजाज़त भी ली हुई थी, लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि उनका नाम ECL पे, और उनको एयरपोर्ट जाकर पता चला। अब दूसरी चीज़ ये है, फिर इन्होंने यही काम इन्होंने बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह के साथ किया, जो फिर कोर्ट्स ने उनका नाम निकलवाया कि एक CM सिंध है वो कैसे फ्लाइट रिस्क हो सकता है, वो कैसे फरार हो सकता है। फिर बिलावल भुट्टो के ऊपर भी इसी तरह उन्होंने कहा कि वो तो इस चीज़ से उनका कोई इतना लेना देना है नहीं, कोई JIT रिपोर्ट से। वो बात ये होती है, देखिए जिस तरह बाबर ने बात की है, ECL को हमेशा मिसयूज़ किया जाता है टू हरास अपोनेंट्स, जिसका दिल चाहता है नाम डलवा देते हैं। ये गवर्नमेंट जो है ये पहले दिन से ही ऑपोजिशन के साथ इस तरह कर रही है। नैब का केस शहबाज शरीफ साहब के ऊपर पहले दिन से ही, जिस तरह यहाँ पे भी बात होती रही, काफ़ी वीक केस था, और अगर वाकई इन्वेस्टिगेशन करनी थी तो वैसे ही उनको बुला के इन्वेस्टिगेशन करते रहते, अरेस्ट करने का क्या ताल्लुक था, इसीलिए उनको बेल भी मिल गई है। तो बात यह है कि
इस वक्त गवर्नमेंट को चाहिए कि ये ऑपोजिशन के साथ इस तरीके का रवैया मत करे, क्योंकि हमें इस तरह अगर यही बात इन्होंने करनी है तो फिर परवेज खटक को भी डाले ईसीएल के ऊपर, फिर अपने दूसरे वुज़रा को भी ईसीएल के ऊपर डाल दे। केसेस तो बहुत लोगों के ऊपर है। ये कहना कि वो फ्लाइट रिस्क है, ये बिल्कुल गलत बात है। और मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को जरा सोचना चाहिए कि वाकई ये बड़े हम नाजुक सूरत हाल से गुजर रहे हैं, ऑपोजिशन को साथ लेकर चलें। ऑपोजिशन को साथ लेकर चलें जो सूरत हाल है इस वक्त उसके ऊपर। लेकिन आप मर साहब ने ये भी वाजे किया कि अगर नाम ईसीएल में डाला भी जाता है तो अदालत से रिलीफ ले सकते हैं ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब। आप सब ने इस पर गुफ्तगू की। पुलवामा हमले के बाद भारत ने पहले पाकिस्तानी फनकारों का बॉयकॉट किया और अब खेल के मैदान को भी तनहा करना चाहता है। पाकिस्तानी शूटर्स को शूटिंग वर्ल्ड कप के लिए वीज़ा ना देने पर खेल की आलमी गवर्निंग बॉडी ने भारत पर पाबंदी लगाने का इंदिया दे दिया है और भारत पर वाज़ेह कर दिया है कि मुस्तकबिल में मेजबानी नहीं मिलेगी। अब भारत ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप मैच के बॉयकॉट की धमकी दी है। भारतीय साबिक क्रिकेटर सुनील गावस्कर का कहना है कि भारत के ना खेलने से पाकिस्तान को 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे जिसका नुकसान भारत को ही होगा। इसी हवाले से आईसीसी भी हरकत में आया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सीईओ डेव रिचर्डसन का कहना था कि पाक भारत मामलात पर नजर रखे हुए हैं, तवक्को है कि सब कुछ प्लान के मुताबिक होगा। आईसीसी के मुताबिक अगर कोई टीम मुकाबले से पीछे हटती है तो फैसला रूल्स के मुताबिक ही होगा। इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर हम सवाल करेंगे अपने पैनल से। सवाल इस तरह से है, शूटिंग वर्ल्ड कप में वीजा ना देने पर भारत को इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी की पाबंदी का सामना। भारत की क्रिकेट वर्ल्ड कप मैच के बॉयकॉट की धमकी। पाकिस्तान को सकाफती एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स में बॉयकॉट से भारत को क्या हासिल होगा? ओपन ऑप्शंस हैं। सबसे पहले हम महमल की तरफ जाएंगे। महमल, अगर इस नहज तक लेके आ रहा है भारत इस मामले को, खेलों तक, सकाफत तक, तो क्या इसके नताइज निकल सकते हैं? देखिए अफसा, इसमें भारत को एक तो नुकसान होगा और जग हसाई के अलावा उनको कोई चीज़ हासिल नहीं होगी। देखिए ओलंपिक कमेटी ने तो ये कह दिया, उन्होंने कहा कोई फ्यूचर इवेंट हमें तब तक नहीं करेंगे भारत के अंदर जब तक ये हमें गारंटी नहीं करेगी कि ये इस किस्म की हरकत नहीं करेगी। मतलब पाकिस्तानियों को जिस तरह वीज़ा नहीं दिया पाकिस्तान की शूटिंग टीम को, तो ये इंटरनेशनल ओलंपिक्स की जो कमेटी है उनके रूल्स के ये खिलाफ है। अच्छा, अब आ जाए आप आईसीसी और बीसीसीआई वाली चीज़ के ऊपर। बीसीसीआई ने कह दिया हम अपनी गवर्नमेंट से बात कर और टीम इंडिया से बात करने के बाद हम देखेंगे, लेकिन हम कंसिडर कर रहे हैं। आईसीसी के रूल्स भी बड़े सख्त ये स्टेट करते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट किसी भी इस तरह के मैचेस या क्रिकेट के अंदर उनकी कोई भी पॉलिटिकल चीज नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल वो इंटरफेयर ना करें, ये उसके खिलाफ है। लेकिन बीसीसीआई के खिलाफ आईसीसी इसलिए कोई एक्शन नहीं लेता वैसे क्योंकि बीसीसीआई का बहुत ज्यादा पैसों का मामला है, बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन होती है आईसीसी के अंदर उनका, तो इस वजह से। लेकिन अगर वाकई ये सुनील गावस्कर साहब की बात ठीक है कि अगर ये बॉयकॉट करते हैं उस मैच का, तो उसका नुकसान किसको होगा? हमें तो कोई नुकसान नहीं है जी, ये तो भारत को ही होगा। दूसरी चीज अब मैं एक ये बात कहना चाहती हूं कि ये इंडिया के अंदर जो ये वाकई ये जो जंगी जुनून, जो आपका पहला सवाल भी था, ये जो है ये हमने देखा है बहुत सख्त पोलराइजेशन हुई है। ये मुंबई अटैक के बाद हुई थी लेकिन इस तरीके की नहीं थी। शुरू में रिएक्शन आया था फॉर द फर्स्ट फ्यू मंथ्स, लेकिन उसके बाद जरा चीजें नॉर्मल हो गई थी। ये जो मोदी सरकार है ये क्योंकि एक एंटी मुस्लिम एंटी पाकिस्तान रेट्रिक के ऊपर ये हर वक्त बात करते हैं और टारगेट करते हैं मुसलमानों को भी इस तरीके से, खास तौर पर इसीलिए हो रहा है, इसलिए सब लोग इस वजह से कर रहे हैं और अंडर प्रेशर है और हर एक को अपना नेशनलिज्म और पेट्रियटिज्म पहले भी मामला होते थे। आप कह रही हैं कि खास तौर पर बीजेपी की हुकूमत की वजह से ही इस नहज तक बात पहुंच रही है। इरशाद भट्टी साहब, जिस तरह महमल बता रही हैं कि जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है उसकी बड़ी अजारादारी कायम है, तो आपके ख्याल में फिर आईसीसी उसी हवाले से रूल्स के मुताबिक ही एक्शन लेगा या इसमें भी कुछ मुश्किलात पेश आ सकती हैं? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इंडिया की तरह बाकी टीमें भी ना खेलें और 2-2 पॉइंट्स हमें मिलते जाएं और फाइनल में कप हमें मिल जाए? कोई ऐसा चांस मिल सकता है? इंडिया अगर थोड़ी सी मेहनत करे और थोड़ा सा सारों को अपने साथ मिला ले तो ये कप और सही, वैसे तो सरफराज और बिला मुकाबला, बगैर मुकाबले के जीत नहीं सकते, ड्रॉ हो जाएगा। हाँ, यानी कोई ऐसा हो जाए कि वैसे भी जीत सकते हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं, वो तो आप सच कह रही हैं, वो तो सच कह रही हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा रिस्क है। इसमें रिस्क कोई नहीं होगा। अब देखें ना, लाल टमाटर हमें मिल नहीं रहे, ऊपर से अगर 2-2 पॉइंट्स भी मिलते जाए तो चांदी हो जाएगी हमारी, यानी कोई
और माल्टे आपके पास हैं, आपके बागों में तो लाल टमाटर होंगे नहीं, लाल माल्टे और कप साथ रख के मौजें करेंगे जिसका रोना लगा। तो दूसरी बात यह है कि देखिए जी, देखिए भारत का पहले दिन से और आखिरी दिन तक एक ही रवैया है, अमन हो या हालात कशीदा हों। उसने 2-3 उसका पूरा वो, जैसे बाबर साहब ने एक मरतबा परसों तरसों मुझे कहा था ना कि मुझे बात करने दे फिर आप अपनी तकरीर कर लें, तो उस दिन मैं कहना भूल गया था कि बाबर साहब ठीक है जी, आपकी जो खारिश है वो एलर्जी है और हमारी खारिश खुरक है, ठीक है, ऐसे ही सही। तो भारत की जो खारिश और एलर्जी एक ही है, जंगी जनून में मुब्तला, पाकिस्तान को तनहा करना, दहशत गर्दों की पनाहगाह, कमाल जी। यानी वो शुरू, अब आप जमाना अमन में देखें, कभी किसी के उन्होंने वो हमारी कबड्डी टीम के वो वीजे रोक लेते थे, कभी किसी के रोक लेते थे, कभी ये उनका है कि वो बड़ा मुल्क है, जाहिर है पूरी आईसीसी उसके अलावा जा कहीं नहीं सकती, बड़ी मार्केट है और बहुत लोग हैं, बहुत एडवर्टीजमेंट आती है, बहुत पैसा है उस मार्केट में, तो वो उसकी इजारादारी तो है आईसीसी में। लेकिन ये इसकी शुरू से एक ही है, जैसे बाबर साहब के बकौल वो जो तकरीर है ना, वो शुरू से भारत की एक ही तकरीर है कि हम दहशतगर्द हैं, तो इसलिए वो लगे रहेंगे, वो तनहा करने की कोशिशें करते रहेंगे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबर साहब के पास ही जाएंगे, पूरी दुनिया बाकी पूरी दुनिया है, यही तरीका कार है उनके। आपके ख्याल में बाबर साहब, पता नहीं इरशाद साहब आपसे मुतालिक क्या बात कर रहे थे, मुझे समझ नहीं आई, लेकिन इसमें भी कमेंट कर दें कि खुद ही अपना मजाक उड़वाएगा फिर ये इस तरह के इकदाम करके भारत। आपको जिस दिन समझ आई आप मुझे भी बताइएगा। देखिए भट्टी साहब 2 दिन दिमाग पे इतना जोर डालते रहे, मुझे उस दिन कहते हैं कि बुराई लगी है मेरी बात, मैं माजरत कर लेता, 2 दिन जाया किए उन्होंने। देखिए एक्शंस और रिएक्शंस लोगों के सख्ती से डांटा कि मैं चुप ही कर गया। चले आइंदा आपसे सिफारिश करते हैं कि वो आपको ना डांटा करें। देखिए एक्शंस और रिएक्शंस इंसानों को भी एक्सपोज करते हैं और कौमों को भी एक्सपोज करते हैं। तो इंडिया इस वक्त अपने आप को एक्सपोज कर रहा है और हम जैसे रिएक्ट करेंगे वो हमें हमारा एक्सपोजर करेगा और हम मुनासिब तरीके से भी रिएक्ट कर रहे हैं, जो अच्छी बात है। सो ये तो एक बात। फ़ायदा इसका किसे, नुकसान? देखिए मज़हर साहब ने इसके ऊपर थोड़ी सी बात कही। अभी तक हम ये बात कहते रहे कि ये 2 स्टेट्स आपस में जंगें करती रही हैं, लेकिन पीपल टू पीपल बात हो सकती है। आप इंडिया जाते थे तो इंडिया आपको एक्नॉलेज करता था, अच्छे तरीके से मिलता था, इंडियंस यहाँ आते थे हम उनसे अच्छे तरीके से मिलते थे, तो एक होप हमें नज़र आती थी कि ये ताल्लुकात ठीक हो सकते हैं। मुंबई के बाद वो टर्निंग पॉइंट था। मुझे याद है मैं किसी कॉन्फ्रेंस के लिए गया हुआ था, तो मेरा बहुत अच्छा एक दोस्त जो इंडिया में रहता है और हम साथ पढ़ते रहे थे अमेरिका में, उसने मुझे कहा कि आज मैं तुम्हें अपने घर नहीं लेके जाऊंगा क्योंकि हो सकता है मेरे वालिदैन तुमसे कुछ ऐसे सवाल पूछें जो तुम्हारे लिए भी अनकंफर्टेबल हो और मेरे लिए भी अनकंफर्टेबल हो। तो ये चीज़ें जब आप सियासत में इस लेवल के ऊपर ले आते हैं तो वो लोगों के अंदर चली जाती है और वो लोगों में जा रही है। और मुझे लगता है कि इंडिया बड़ी जल्दी एक ऐसी स्टेज पे आएगा जहां उसने इतनी पॉइजन कर दिया होगा अपनी पॉपुलेशन को कि अगर वो अपने नेशनल इंटरेस्ट में चेंज भी करना चाहेंगे तो उन्हें बड़ा टाइम लगेगा। सही। नियाजी साहब, जो आलमी गवर्निंग बॉडी है उन्होंने तो मेज़बानी जो शूटर्स की हो रही थी पाकिस्तान, जिसमें रोका गया पाकिस्तानी शूटिंग वर्ल्ड कप, उसमें कर दिया। अब आईसीसी भी इस तरह का कोई इकदाम कर सकता है अगर ये कहते हैं कि हम नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के साथ? देखिए ये पहले भी हो चुका है 1996 के अंदर, जैसे इंडिया आज क्रिकेट वर्ल्ड को डोमिनेट कर रहा है, उस वक्त ऑस्ट्रेलिया जो था वो ही इसी तरीके माइटी क्रिकेट पावर थी और श्रीलंका में उन्होंने जाने से इनकार कर दिया था और श्रीलंका को 2 पॉइंट्स मिल गए थे। अल्टीमेटली श्रीलंका ने वो वर्ल्ड कप जीत लिया था। मेरा ख्याल है फाइनल में वो शायद इंडिया के खिलाफ खेले थे और कलकत्ता में, और जब इंडिया हारा था तो इनके इतने दिल छोटे थे कि उन्होंने स्टेडियम को आग लगा दी थी। राइट, ऐसे हुआ था ना, ऑस्ट्रेलिया नहीं सेमीफाइनल, हाँ सेमीफाइनल। तो 12 इंडिया श्रीलंका वो फाइनल पाकिस्तान में आके खेला था और वो लाहौर में, और वो श्रीलंका फाइनल जीत गया था। ऑस्ट्रेलिया को के 2 पॉइंट्स उन्होंने श्रीलंका को दे दिए थे। तो जो रूल्स है वो मौजूद है। सुनील गावस्कर का मैं बहुत बड़ा मद्दाह हूँ और मैं हमेशा समझता हूँ कि आज भी इस पागल खाने के अंदर उन्होंने अपने औसान जो है वो खता नहीं होने दिए और एक सैनिटी बाकी इंडिया का एक हुब्रेस है, वो अपने आप को समझ रहा है कि वो सही मशवरा दिया है सुनील गावस्कर ने आपके ख्याल में? गावस्कर कबड्डी वाले, क्रिकेट वाले, ये भट्टी साहब वो कहते हैं कि जो लड़ाई के बाद जो मुक्का याद आए तो वो फिर नहीं मारना चाहिए किसी को।
जो 2 दिन बाद आपको ठीक है, याद आया। न्याय साहब आपका पॉइंट आगे न्याय साहब के पास जाएंगे, टाइम खत्म हो रहा है प्रोग्राम। मल साहब, क्रिकेट से मुतालिक ये फिर अगर हम बात करें तो ये वर्ल्ड कप में 2 पॉइंट्स मिल जाएं तो फिर तो फायदा ही होगा, ना ही खेले भारत पाकिस्तान के खिलाफ। नहीं, पहली तो चीज़ ये कि पाकिस्तान को चाहिए कि बीसीसीआई से लिखवा ले कि एक तो ये कि बॉयकॉट ज़रूर करें, और कितना मज़ा आए कि अगर पाकिस्तान और इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच जाएं और इंडिया बॉयकॉट कर दे उस सेमीफाइनल का बॉयकॉट कर दे। तो पहले तो ये पीसीबी को चाहिए कि आईसीसी से कहें कि बीसीसीआई से लिखवा लें। दूसरी बात ये देखिए, इसको एक लफ्ज़ में मैं कहूँगा, इसको एक लफ्ज़ में कहूँगा कि पसपाई। ये सारी चीज़ें पसपाई की तरफ निशानदेही करती हैं, और इसका एक बिल्कुल सिंपल सा जवाब है। दिल्ली में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जा रही थी इंडिया, दिल्ली की विकेट उखाड़ दी गई थी। एक्सट्रीमिस्ट ने थ्रेट किया था पाकिस्तान को कि अगर पाकिस्तान आया तो हम जो है यहाँ क्रिकेट नहीं होने देंगे। उसके बावजूद उस वक्त नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को वहाँ भेजा और वहाँ उन्होंने पूरी सीरीज़ खेली, और उस वक्त वाजपेयी साहब का ये बयान आया था कि क्रिकेट को सियासत से दूर रखना चाहिए, और उसके बाद भी यही सूरत हाल रही है। अब अगर आप इस तरह की इवेंट्स करेंगे तो ये सारी पाकिस्तान को नुकसान नहीं हो रहा, वहाँ फ़नून लतीफ़ा को जुनून लतीफ़ा बनाया जा रहा है। इस तरह का जुनून फैलाया जा रहा है हर सेगमेंट में कि वो पाकिस्तानी इसको देख के हेट करने लगे। लेकिन उसके बावजूद उनको हमसे जो रिस्पॉन्स मिलेगा वो हमेशा मोहब्बत और प्यार का मिलेगा, और यही पाकिस्तान और इंडिया में अब फर्क आता जा रहा है कि हमारी तरफ से जो इस वक्त सूरत हाल है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, और ये अल्टीमेटली इंडिया को हर्ट करेगी। जो जुनून वो अपनी सोसाइटी में फैला रहे हैं, इस सोसाइटी को, अपनी सोसाइटी को वो तबाह कर रहे हैं। ठीक, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खेलना चाहें आप खेलें, आप नहीं खेलना चाहते आप नहीं खेलें। लेकिन ये जरूर है कि वर्ल्ड कप में 92 के वर्ल्ड कप में सुनील गावस्कर ने पाकिस्तान को आधा पॉइंट मिला था, तो सुनील गावस्कर से पूछा था किसी ने कि अब क्या होगा, उसने कहा पाकिस्तान विल लिफ्ट द वर्ल्ड कप। बिल्कुल दुरुस्त। माया साहब आपकी बात पे क्लोज करेंगे कि कितना ही मजा आएगा कि अगर फाइनल में पहुंच जाते हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत कहते हैं मैच नहीं खेलेंगे तो हम बड़ी आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन ये एक लाइटर नोट पे बात थी। इन शॉर्ट हमारे तमाम तज्जियाकार ये समझते हैं कि खेलों के में सियासत को नहीं लेके आना चाहिए, इसका इंडिया को खुद ही नुकसान होगा। आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए नाजरीन, खुदा हाफिज।